लव और अरेंज वाली बहू की ससुराल में पहली होली। डोरबेल बजती है और राधा दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही वो चौंक जाती है और कहती है, अरे किरण, तू यहाँ और देवर जी के साथ? हाँ राधा, सुमित मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तू यहाँ? अच्छा, तो यही तेरा ससुराल है? भाभी आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? हाँ सुमित, हम दोनों कॉलेज की फ्रेंड हैं। अरे ये तो अच्छा हुआ कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। आओ किरण, अंदर आओ। अब राधा किरण को अंदर बुलाती और बैठती है। सुमित किरण को अपने माता पिता से मिलवाते हुए कहता है, माँ मैंने आपको बताया था ना कि किरण मेरी दोस्त है और मैं उसे मिलवाऊंगा। ये किरण है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। सुमित, तुम्हें तो पता है कि हम लव मैरिज के खिलाफ हैं। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देख ली है। लेकिन माँ आप किरण से बात करके तो देखो, वो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है। नहीं सुमित, मैंने जो कह दिया वही मेरा आखिरी फैसला है। सविता के मुंह से ये सारी बातें सुनकर किरण सुमित से दुखी होते हुए कहती है, सुमित, अगर माँ जी नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो तो वो जहाँ चाहती हैं तुम्हें वहाँ शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर किरण चली जाती है। तब सुमित गुस्सा होते हुए कहता है, देखा माँ आपने, किरण हमारी खुशी के लिए मुझे छोड़कर चली गई। माँ मैं तो एक बात कह देता हूँ, मैं किरण से प्यार करता हूँ, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा वरना किसी से नहीं। ऐसा कहकर सुमित अपने कमरे में चला जाता है। तब राधा कहती है, माँ जी मैं किरण को अपने कॉलेज टाइम से जानती हूँ, वो एक बहुत अच्छी लड़की है और सबसे बड़ी बात, सुमित उसे बहुत प्यार करता है, आप मान जाइए। माँ भाभी सही कह रही है, और फिर भाभी तो किरण को पहले से ही जानती है ना, वो कह तो रही है वो बहुत अच्छी लड़की है। कविता कल्पना सही कह रही है, सुमित की खुशी से ज्यादा हमारे लिए कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम हाँ कह दो। अमित और राधा के समझाने पर सविता मान जाती है। राधा जल्दी से अपने देवर के कमरे में जाती है और कहती है, देवर जी मुबारक हो, माँ जी मान गई हैं। क्या सच में भाभी? थैंक यू सो मच भाभी, आप लोगों ने माँ को मना लिया। मैं अभी किरण को बता देता हूँ। अब सुमित किरण को फोन लगाता है और कहता है, किरण माँ मान गई है, अब जल्दी ही मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा और हम दोनों की शादी पक्की होगी। ये सुनकर किरण बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन दोपहर को सविता राधा से कहती है, राधा बहू, विशाल का फोन आया था, कह रहा था आज शाम तक वो वापस आ रहा है। क्या माँ जी आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, तू विशाल के आने की तैयारी कर लेना और हाँ, उसकी पसंद का खाना बनाना मत भूलना। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। सविता के जाने के बाद राधा अपने आप से कहती है, विशाल पूरे 1 हफ्ते बाद वापस आ रहे हैं। ऐसा करती हूँ कि अपना रूम साफ कर लेती हूँ और विशाल की पसंद का खाना बनाऊंगी और फिर मुझे तैयार भी तो होना है। यही सोचकर राधा सबसे पहले अपना रूम साफ करती है, नई चादर बिछाती है, पर्दे बदलती है और फिर रसोई में जाती है और विशाल के लिए उसकी पसंद का बूंदी वाला रायता, तड़के वाली दाल, वेज कोफ्ते, आलू और पत्ता गोभी के कटलेट, प्याज के पकौड़े, अंत में सलाद और रोटियां बना लेती है और फिर अपने आप से कहती है, खाना तो तैयार हो गया है, अब मैं जल्दी जाकर तैयार हो जाती हूँ, वो कभी भी आते ही होंगे। अब राधा अपने कमरे में जाती है और अपने कबर्ड से एक सुंदर सी साड़ी निकालती है। फिर वो साड़ी पहनकर मेकअप करती है, बिंदी लगाती है, काजल लगाती है और फिर अपने बाल बनाती है। तभी विशाल वहां आ जाता है और राधा को देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, ओ राधा, अरे पूरे 1 हफ्ता हो गया है, पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैं तो कब से सोच रहा था कि मैं कब घर जाऊंगा और अपनी बेबी को देखूंगा। वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो और हाँ, अगले 15 दिनों तक मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। हाँ, सिर्फ तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा, मैंने सोच लिया है। क्या सच में? आपने तो मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी है। तभी कल्पना की आवाज सुनकर राधा चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आती है। कल्पना राधा को देखकर कहती है, अरे वाह भाभी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं और किचन से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है भैया के आने की सारी तैयारियां हो गई हैं। हाँ कल्पना, तुम्हारे भैया 1 हफ्ते बाद जो आ रहे हैं। राधा और कल्पना आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी बाहर से विशाल की आवाज सुनाई देती है। राधा और कल्पना दौड़कर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि विशाल अपनी माँ और पिताजी के पांव छूकर उनसे बातें कर रहा है और फिर वो कल्पना से कहता है, कैसी है कल्पना? अरे तू तो बहुत मोटी दिखाई दे रही है, क्या बात है, डाइटिंग छोड़ दी क्या? क्या भैया, आप भी आते ही मेरी टांग खींच रहे हो? वैसे भाभी आपके लिए तैयार हुई हैं, बताओ कैसी लग रही हैं? अरे ये सब छोड़ कल्पना, देखना मैं तेरे लिए वॉच लेकर आया हूँ, बता कैसी लग रही है? हाँ भैया, बहुत सुंदर लग रही हैं। आप भाभी के लिए कुछ नहीं लाए क्या? अरे नहीं कल्पना, मुझे समय नहीं मिलता। वैसे राधा, मुझे भूख लगी है, खाना लगा दो। राधा रसोई में खाना लगाने के लिए चली जाती है। सभी लोग राधा और विशाल को ही देख रहे थे और सभी समझ रहे थे कि विशाल का यह व्यवहार राधा को कितना बुरा लग रहा होगा। राधा रसोई में आंखों में आंसू लिए खाना गर्म करते हुए अपने मन ही मन में सोच रही थी, पता नहीं मेरे पति का ध्यान मुझ पर क्यों नहीं जाता, उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। राधा सभी लोगों के लिए खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। सविता कहती है,
बहू आज तो सब कुछ तूने विशाल की पसंद का बना है, सब कुछ बहुत अच्छा बना है। हाँ भाभी, ये वेज कटलेट तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। भैया आपको क्या पसंद आया इनमें से? हाँ सब कुछ अच्छा है। हाँ क्या भैया, कभी तो आप भाभी की तारीफ कर दिया करो। सुमित की बात पर विशाल मुस्कुरा देता है। सभी लोग खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। विशाल भी अपने कमरे में जाता है। वो चेंज करके बेड पर आकर मोबाइल देखने लगता है। तब बगल में बैठी राधा विशाल से कहती है, सुनिए, मुझे बहुत खुशी है कि आप आ गए। आप इतने दिनों बाहर रहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और आप मुझसे फोन पर भी ज्यादा बात नहीं करते। राधा मुझसे बच्चों जैसी बात मत किया करो। मैं बाहर काम से रहता हूँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो जो मैं तुम्हें हर वक्त फोन करता रहूं। बिजी रहता हूँ, वैसे अब मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा कहकर विशाल सो जाता है और राधा मन ही मन सोचती है, सुमित अपनी होने वाली पत्नी को कितना प्यार करता है। मेरी शादी को 3 महीने हो गए, लेकिन इन 3 महीनों में मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शायद इतना प्यार मेरी किस्मत में भगवान ने लिखा ही नहीं है। ये सोचकर राधा सो जाती है। अगले दिन सभी लोग किरण के घर जाते हैं। किरण सभी को नाश्ता देती है और इस तरह सुमित और किरण की शादी पक्की हो जाती है। बीतते समय के साथ 2 महीने के अंदर ही किरण की शादी सुमित से हो जाती है और किरण विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। राधा किरण की आरती उतारते हुए कहती है, आओ किरण, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। किरण कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। फिर सभी लोग किरण से बातें करते हैं। तब अमित कहता है, अरे हो गई बातें, किरण को अपने कमरे में जाकर आराम करने दो, बाकी की बातें तुम लोग उससे कल कर लेना। अब किरण सुमित के साथ अपने कमरे में जाती है। अगले दिन सुबह किरण तैयार होकर रसोई में आती है और अलग अलग तरह का खाना बनाकर अपनी पहली रसोई की रस्म करती है। खाना बनाकर वो सभी के लिए परोसती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब विशाल खाना खाकर कहता है, अरे वाह माँ, किरण ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। सचमुच किरण, सब कुछ बहुत अच्छा बना है, और ये पालक पत्ता चाट तो बहुत ही टेस्टी है। विशाल किरण की बहुत तारीफ करता है। ये देखकर राधा मन ही मन सोचती है, विशाल ने आज तक मेरी इतनी तारीफ नहीं की, खाना तो मैं भी अच्छा बनाती हूँ। खाना खाने के बाद सभी लोग किरण को पहली रसोई का नेक देते हैं। फिर सुमित किरण को एक मोबाइल देते हुए कहता है, अरे किरण, ये रहा तुम्हारी पहली रसोई का नेक। अरे खोल कर देखो, ये मोबाइल तुम्हें पसंद है या नहीं। किरण मोबाइल खोलकर देखती है और खुश होते हुए कहती है, यार तुझे तो सचमुच मेरी पसंद का पूरा पूरा अंदाजा है, बहुत अच्छा मोबाइल है। बहू, कैसे बातें कर रही हो तुम अपने पति से? सॉरी माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी कि अब सुमित से मेरी शादी हो गई है। अगली बार ध्यान रखूंगी। ये देखकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। रात को किरण जब कमरे में जाती है तो सुमित हंसते हुए किरण से कहता है, अरे किरण, आज तो तुम्हें माँ से अच्छी खासी डांट पड़ गई। यार सुमित, आदत तो जाते जाते ही जाएगी ना, और तुझे तो पता है कि मैं तुझे तू कहकर बुलाती हूँ। वैसे बाहर तो ठीक है, लेकिन रूम में तो मैं तुझे तू कह सकती हूँ ना। अगले दिन सविता सभी लोगों से कहती है, होली आ रही है और अब हमें होली की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। राधा बहू, किरण, बाहर से घर के लिए काफी सारी चीजें भी लानी है और साफ सफाई भी करनी है, तो तुम लोग आज से ही होली की तैयारी शुरू करो। जी माँ जी। माँ जी, ऐसा करते हैं कि आज शाम को सभी लोग शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। घर के लिए कुछ डेकोरेशन आइटम्स भी ले आएंगे और खाने पीने का सामान भी ले आएंगे। फिर कल से साफ सफाई का काम शुरू कर देंगे। हाँ भाभी, ये सही रहेगा। मुझे भी अपने लिए काफी सारी चीजें लेनी है। ठीक है, तो आप लोग चले जाना, मैं घर पर ही रहूंगा क्योंकि मुझे ऑनलाइन कुछ वर्क करना है। काम तो आप करते ही रहते, आज शॉपिंग के लिए चलिए, काम रात को कर लीजिएगा। अरे कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। चलिए ना भैया, मुझे आपके पैसों से भी शॉपिंग करनी है, ऐसा तो मत कीजिए। अच्छा ठीक है, कल्पना कहती है तो चलूंगा। ये सुनकर राधा उदास हो जाती है और किरण राधा और विशाल के रिश्ते में ये कड़वाहट नोटिस कर देती है और मन ही मन सोचती है, क्या बात है, विशाल भैया भाभी से इतना चिड़चिड़े क्यों रहते हैं? शाम को किरण अपने कमरे में मार्केट जाने के लिए एक सुंदर सा वेस्टर्न वन पीस पहनकर तैयार होती है और सुमित से कहती है, सुमित बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ किरण, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे मुझे प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी तो ला दो। किरण पानी लाने के लिए किचन में जाती है और किचन से वापस आने लगती है। तब वो देखती है कि राधा विशाल से कह रही थी, सुनिए जी, कैसी लग रही हूँ मैं? क्या मतलब है राधा कैसी लग रही हो? हैं? अरे जैसी लगती हो वैसी लग रही हो, और मुझे बार बार ये सब कहकर डिस्टर्ब मत किया करो। दिखाई नहीं देता मैं काम कर रहा हूँ? ये देखकर किरण मनी मन सोचती है, विशाल भैया का राधा भाभी के लिए ऐसा व्यवहार क्यों है? थोड़ी देर बाद सभी लोग शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं और अपनी अपनी पसंद की चीजें देखना शुरू करते हैं। सुमित एक सुंदर सा ड्रेस देखकर किरण से कहता है, किरण देखो, ये ड्रेस तुम पर बहुत सुंदर लगेगी और इसका कलर भी कितना प्यारा है, तुम ये ले लो। किरण सुमित की बात पर वो ड्रेस ले लेती है और फिर सुमित कहता है, किरण तुम इस ड्रेस के साथ मैचिंग झुमके और सैंडल, साथ में पर्स भी लेना, और हाँ, अपना फेवरेट परफ्यूम लेना मत भूलना। हाँ सुमित, सब कुछ ले लेंगे, पहले भाभी की शॉपिंग करवा ले। भाभी वो देखो, सामने साड़ी का काउंटर है, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, चलो वहाँ चलते हैं।
सभी लोग उस काउंटर पर पहुंचते हैं। राधा को एक साड़ी बहुत पसंद आती है। तब किरण कहती है, राधा भाभी आप विशाल भैया से पूछ लो कि साड़ी कैसी लग रही है। अब राधा विशाल से कहती है, विशाल बताइए ना साड़ी मुझ पर कैसी लगेगी। विशाल फोन चलाते हुए कहता है, राधा अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो, पूछने की क्या जरूरत है। विशाल की बात सुनकर राधा उदास हो जाती है। तब किरण तुरंत उससे कहती है, वैसे राधा भाभी ये कलर आप पर बहुत सुंदर लगेगा, आप ये ले लीजिए। हाँ भाभी, और आप जो भी पहनती हैं आप पर सब कुछ सुंदर लगता है। हाँ, क्योंकि राधा भाभी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। उनकी तरह तो कोई दूसरा पीस मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ। सुमित की बातें सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन विशाल अभी भी सिर्फ अपना फोन चला रहा था। तब अचानक विशाल का फोन आ जाता है और वो कॉल पर बातें करते हुए मॉल के बाहर चला जाता है। तब राधा किरण से कहती है, किरण, विशाल ने तो अपने लिए कुछ खरीदा ही नहीं, चलो उनके लिए हम कुछ खरीद लेते हैं। हाँ हाँ भाभी, आप उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट ले लो ना, अच्छा लगेगा। अब किरण राधा को एक शर्ट और एक परफ्यूम दिलाती है। उसके बाद किरण कहती है, माँ जी, पिताजी, हमने अपने कपड़े तो ले लिए, अब चलिए पूजा का सामान, रंग और पिचकारी अभी खरीद लेते हैं। हाँ बहू, ठीक है, देखो होली के सामान का काउंटर अंदर है, चलो चलते हैं। अब सभी लोग होली के सामान के काउंटर पर पहुंचते हैं और अलग अलग तरह के रंग और डेकोरेशन का सामान भी खरीदते हैं। शॉपिंग खत्म होने के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। सुमित बार बार किरण को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। ये देखकर राधा मनी मन सोच रही थी, देवर जी अपनी पत्नी को कितना प्रेम करते हैं, और एक मेरे पति हैं जिन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। राधा के सास ससुर नंद, देवर और देवरानी को भी विशाल का ये रूखा व्यवहार बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी सभी चुप थे। खाना खाने के बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। रात को राधा अपने बिस्तर पर आती है और अपना सिर पकड़कर विशाल से कहती है, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, शायद इतनी देर बाहर रहने की वजह से। हाँ तो ठीक है राधा, बाम लगा लो, आराम आ जाएगा। हाँ यही ठीक रहेगा। ऐसा कहकर राधा दराज में बाम ढूंढती है, लेकिन बाम वहां नहीं था। तो राधा कहती है, अरे बाम तो यहाँ है ही नहीं। ऐसा करती हूँ किरण के कमरे से बाम मांग कर ले आती हूँ। राधा किरण के कमरे में बाम मांगने के लिए जाती है तो देखती है कि सुमित किरण का सिर दबा रहा था। ये देखकर राधा कहती है, सॉरी, लगता है मैं गलत समय पर आ गई। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो तो इस पागल का सिर दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि बाम लगा देता हूँ। ये पागल मत कहना मुझे। सॉरी सॉरी, मैं भूल ही गया था कि पागल को मुंह पर पागल नहीं कहते। उनकी केमिस्ट्री देखकर राधा हंस पड़ती है। वो बाम लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने हाथों से बाम लगाते हुए मन ही मन सोचती है, किरण और सुमित दोनों कितने खुश हैं, दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। भगवान करे उनकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। ऐसा सोचकर वो सो जाती है। अगले दिन राधा किचन में जाती है तो देखती है कि किरण किचन की स्टैंड पर बैठी हुई कुछ खा रही थी और सुमित मैगी बना रहा था। ये देखकर राधा कहती है, अरे ये क्या देवर जी, आप मैगी बना रहे, लाइए मैं बना दूं। अरे नहीं नहीं भाभी, अगर आप ऐसा करेंगी तो किरण मेरा सिर ही फोड़ देगी। दरअसल उसे मेरे हाथ की मैगी खाना है, बस इसलिए बना रहा हूँ। अच्छा फिर तो ठीक है देवर जी। अब राधा उन दोनों से बातें करने लगती है। तभी वहां पर विशाल आता है और राधा पर गुस्सा होते हुए कहता है, राधा, तुमसे मैंने एक कप कॉफी बनाने के लिए कहा था, तुम कोई भी काम समय पर नहीं कर सकती हो क्या? सॉरी, मैं तो इन दोनों की बातों में कॉफी बनाना ही भूल गई। मैं अभी बनाकर ला देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अब मैं बाहर ही पी लूंगा। किरण विशाल के व्यवहार को देखकर मन ही मन सोचती है, विशाल भैया का व्यवहार राधा भाभी के लिए कुछ ठीक नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, मुझे पता करना ही होगा। शाम को किरण राधा को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन राधा कहीं दिखाई नहीं देती। तब किरण छत पर जाती है तो देखती है कि राधा छत के एक कोने में बहुत उदास खड़ी थी। राधा के पास जाकर किरण कहती है, क्या बात है राधा, तुम यहाँ इतनी उदास क्यों खड़ी हो? अरे किरण, तुम मुझे भाभी की जगह राधा कह रही हो, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि मैं अपनी जेठानी से नहीं बल्कि अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। राधा, आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे और विशाल दोनों के बीच? प्लीज मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन अपने पति का दिल नहीं जीत पाई। शायद मैं इतनी अच्छी हूं ही नहीं कि मेरे पति को मैं पसंद हूं। तुम चिंता मत करो राधा, इस बार भगवान ने चाहा तो तुम और भैया साथ में खुशियों के साथ होली मनाओगे। ये सुनकर राधा किरण को गले लगा लेती है। शाम को किरण एक सुंदर सा ड्रेस पहनकर रेडी होती है और फिर सुमित के साथ बाजार में पानी पूरी खाने जाती है। दोनों एक दूसरे को पानी पूरी खिला रहे थे। तभी किरण देखती है कि सामने से विशाल किसी लड़की के साथ बाइक पर जा रहा है। किरण सुमित से कहती है, सुमित, मुझे ऐसा क्यों लगा कि विशाल भैया किसी लड़की के साथ बाइक पर जा रहे हैं? अरे किरण, ये तुम्हारी गलत फहमी है। विशाल भैया राधा भाभी को भाव नहीं देते तो किसी और को तो बात ही छोड़ दो। ये सब छोड़ो, पानी पूरी खाओ। भैया जरा पानी पूरी थोड़ी और तीखी करना, मेरी पत्नी को तीखी पानी पूरी पसंद है। ऐसा कहकर सुमित किरण को पानी पूरी खिलाने लगता है। रात को दोनों वापस आते हैं। किरण चेंज करके अपने बिस्तर पर लेटी हुई मन ही मन सोचती है, वो मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। वो विशाल भैया ही थे जो किसी लड़की के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे।
यही सोचते हुए किरण सो जाती है। अगले दिन होलिका दहन था। दोनों बहुएं बात करते हुए रसोई में खाना बना रही थी। तभी सविता वहां आती है और कहती है, बड़ी बहू, किरण बहू, तुम दोनों जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लो, आज होलिका दहन है। पता है ना, हमें समय से पहले होलिका दहन में पहुंचकर पूजा करना है। हाँ माँ जी, मुझे याद है, आप चिंता मत कीजिए, बस पकवान लगभग बन ही गए हैं, थोड़ी देर में हम तैयार होकर चलते हैं। अब किरण अपने कमरे में जाती है और एक सुंदर सा ड्रेस निकालकर उसे पहनती है और मेकअप करके तैयार होती है। सुमित किरण को देखकर कहता है, अरे किरण, तुम तो आज बहुत सचमुच में सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच सुमित। अब मैं देखती हूँ कि राधा भाभी तैयार हुई हैं या नहीं। किरण राधा के कमरे में जाती है तो देखती है कि राधा गुमसुम सी बैठी हुई है। किरण राधा से कहती है, अरे ये क्या राधा भाभी, आप अब तक होलिका दहन में जाने के लिए तैयार नहीं हुई? मैं तैयार होकर क्या करूंगी किरण, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पति को मुझ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी चलूंगी। नहीं भाभी, अपने रिश्ते को अपने हाल पर मत छोड़ो। चलो मैं आपको तैयार कर देती हूँ। ऐसा तैयार करूंगी कि भैया आपको देखते ही रह जाएंगे। ऐसा कहकर किरण राधा को एक सुंदर सी साड़ी निकाल कर देती है। राधा साड़ी पहनती है और फिर किरण उसका मेकअप करती है और बहुत सुंदर हेयर स्टाइल बनाती है और बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करती है। फिर तभी कल्पना वहां आ जाती है और राधा को देखकर कहती है, अरे वाह राधा भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, आज तो भैया आपको देखते ही रह जाएंगे। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी हॉल से अमित की आवाज आती है, अरे अब तुम लोग तैयार हो गए या नहीं हुए? हमें पूजा में देर हो जाएगी, चलो सब लोग जल्दी निकलो। अब सभी लोग एक साथ होलिका दहन में पहुंचते हैं। राधा देखती है कि विशाल वहां पहले से ही मौजूद था। सविता विशाल से कहती है, विशाल बेटा, चलो हम सभी एक साथ मिलकर पूजा कर लेते हैं। ठीक है। अब विशाल अपने परिवार वालों के साथ होलिका के सामने आता है। तभी उसकी नजर अचानक राधा पर जाती है, जो रेड कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। विशाल राधा को देखता ही रह जाता है। ये देखकर किरण धीरे से राधा से कहती है, राधा भाभी देखो, विशाल भैया आपको कितने प्यार से देख रहे हैं। अब सभी लोग मिलकर होलिका की पूजा करते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने मिलने जुलने वालों से बातें करने लगते हैं। तब विशाल राधा के पास आता है और कहता है, राधा, आज तो तुम सचमुच में बहुत सुंदर लग रही हो। यह सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है। विशाल और राधा आपस में बातें कर रहे थे। किरण उन्हें देखकर मनी मन खुश हो रही थी। तभी विशाल को अचानक कोई कॉल आता है और विशाल बिना किसी से कुछ कहे वहां से निकल जाता है। ये देखकर किरण मनी मन सोचती है, अरे आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि विशाल भैया तुरंत ही यहाँ से निकल गए। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। यही सोचकर किरण सबसे नजरें बचाकर अपनी स्कूटी उठाती है और विशाल के पीछे पीछे जाने लगती है। विशाल आगे आगे था और किरण पीछे पीछे। विशाल एक पार्क में पहुंचता है जहां नीलम उसका इंतजार कर रही थी। विशाल के पास आते ही नीलम कहती है, विशाल, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हें पता है ना कि मैं होलिका की पूजा तुम्हारे साथ ही करूंगी। अरे सॉरी नीलम, वो मैं अपने परिवार वालों के साथ पूजा कर रहा था, बस इसीलिए देर हो गई। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, चलो हम दोनों मिलकर पूजा कर लेते हैं। ऐसा कहकर विशाल नीलम के साथ वहां से चला जाता है। तब पीछे खड़ी किरण अपने आप से कहती है, अच्छा तो ये बात है जिसकी वजह से विशाल भैया भाभी को प्यार नहीं करते। किरण सब कुछ देखकर चुपचाप होलिका के पास वापस आ जाती है। होलिका दहन होता है और सभी लोग एंजॉय करते हैं। तभी राधा किरण से कहती है, किरण, पता नहीं विशाल अचानक कहाँ गायब हो गए। राधा की बात का किरण कोई जवाब नहीं देती। रात को सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन किरण देखती है कि राधा खाना बना रही है। वो विशाल के कमरे में जाती है और कहती है, विशाल भैया, मैंने कल आपको उस लड़की से मिलते हुए देख लिया था। राधा भाभी इतनी अच्छी हैं, आप उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो आपको इतना प्यार करती हैं। लेकिन किरण, नीलम भी मुझे बहुत प्यार करती है और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। विशाल भैया, जो लड़की दूसरों का घर बर्बाद करके अपना घर बसाना चाहती है, वो कभी आपसे सच्चा प्यार नहीं कर सकती। वो आपसे नहीं, आपकी दौलत से प्यार करती है, और आज नहीं तो कल आप ये बात खुद समझ जाएंगे। ऐसा कहकर किरण वहां से चली जाती है। अगले दिन होली थी। किरण और सुमित एक दूसरे को रंग लगाते हैं और होली विश करते हैं। विशाल सुबह ही उठकर किसी काम से बाहर चला गया था, इसलिए राधा अपने कमरे में उदास बहुत बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद राधा अपने बाल सुखाने के लिए बालकनी में आती है और देखती है कि आसपास के घरों में सभी पति पत्नी एक दूसरे के साथ रंग खेल रहे हैं। ये देखकर राधा मनी मन सोचती है, कितने खुश हैं सभी लोग एक दूसरे के साथ। मुझे भी इस होली का इंतजार था कि शायद विशाल मुझे रंग लगाए और मेरे जीवन में रंग आ जाए, लेकिन इतने रंगों के होते हुए भी मेरा जीवन बेरंग है। शायद यही मेरा भाग्य है। तभी किरण वहां आती है और राधा को उदास देखकर कहती है, राधा भाभी, आप इतनी उदास मत होइए। मुझे विश्वास है कि आज भैया आपके पास लौट आएंगे। किरण को देखकर राधा मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद राधा अपने कमरे में जाती है और विशाल को फोन करके कहती है, सुनिए जी, आज तो होली का दिन है और आप सुबह से ही घर में नहीं है। कब तक आएंगे? मुझे आपके साथ होली खेलनी है। राधा, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे फोन करके परेशान मत करो। और मुझे तुम्हारे साथ होली नहीं खेलनी है। मुझे आने में देर हो जाएगी, मेरा इंतजार मत करना। ऐसा कहकर विशाल फोन रख देता है और अपने आप से कहता है, यार मुझे राधा को बार बार इस तरह अवॉइड करना अच्छा नहीं लगता। आज मुझे नीलम से अपनी शादी की बात करनी ही होगी।
यही सोचकर विशाल नीलम के घर जाता है और उससे कहता है, नीलम, तुम्हारी वजह से मैं राधा को बार बार हर्ट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। देखो विशाल, जब तक तुम अपनी पत्नी को तलाक देकर अपनी जायदाद को अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कर लेते, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन नीलम, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, और आखिर में एक अच्छी खासी जॉब में हम दोनों की जिंदगी आराम से कट सकती है। नहीं विशाल, मैं किसी साधारण जॉब वाले लड़के से शादी नहीं कर सकती। और वैसे भी मैंने राहुल को प्रपोज किया था, वो मान गया है। राहुल तुमसे भी कहीं ज्यादा अमीर है, इसीलिए थोड़ी ही देर में वो होली खेलने मेरे घर भी आ रहा है, और आज हम दोनों कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे। ये सुनकर विशाल के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी सीता जैसी पत्नी को हमेशा अवॉइड करता रहा, उसे तकलीफ पहुंचाई, और कितने कितने दिनों तक मैं तुम्हारी वजह से बाहर रहता रहा, और तुमने आज मुझसे इतनी बड़ी बेवफाई की। देखो विशाल, कम से कम तुम्हें तो मुझे ब्लेम करने का कोई हक नहीं बनता। अगर मैंने तुमसे बेवफाई की तो तुमने कौन सी अपनी पत्नी के साथ वफादारी की? नीलम, तुम सच कह रही हो। मैंने जो बोया था आज वही पाया है। आज मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी के पास वापस लौट जाऊंगा। ऐसा कहकर विशाल अपनी कार से वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वो अपनी कॉलोनी में पहुंचता है तो देखता है कि राधा शराब पीकर मोहल्ले के लड़कों के बीच में खड़ी है और कह रही है, मेरे पति को मुझसे प्यार ही नहीं है। देखा, उन्होंने मुझे अब तक रंग भी नहीं लगाया, इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं ढेर सारे बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। बताओ, तुम में से किस किस को मेरा बॉयफ्रेंड बनना है? अरे भाभी जी, आप जैसी सुंदर औरत का बॉयफ्रेंड कौन नहीं बनना चाहेगा। अरे हाँ भाभी जी, कमल सही कहता है, हम सब आपके बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर देर किस बात की? मुझे तो मेरे पति ने रंग नहीं लगाया। चलो तुम सब मिलकर मुझे रंग लगाओ। सभी लड़के मिलकर राधा को रंग लगाने लगते हैं। यह देखकर विशाल जोर से चिल्लाता है। विशाल अपनी सोच से बाहर आता है और तभी वो गाड़ी में ब्रेक लगाता है और अपने आप से कहता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा होने से पहले ही राधा को अपने प्यार के रंग में रंग लूंगा। ऐसा कहकर विशाल जल्दी से अपने कमरे में जाता है जहां राधा उसका इंतजार कर रही थी। विशाल राधा को गले लगाता है और कहता है, राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें इग्नोर किया, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं समझ चुका हूं कि मुझे तुमसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। राधा बहुत खुश हो जाती है। वो भी विशाल को रंग लगाती है और फिर गले लगा लेती है। पीछे खड़ी किरण यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। फिर पूरा परिवार एक साथ होली मनाता है और इस तरह राधा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे ना लाइसेंस है ना हेलमेट है, यहाँ तक कि गाड़ी के शीशे भी नहीं है, लेकिन स्टाइल देखो, बाल संवार कर जेम्स बॉन्ड की तरह जा रहे हो। ये लो पकड़ो 500 का चालन। चेक पोस्ट के पास सिंगल नाम का एक पुलिस ऑफिसर बाइक वाले को रोककर चालन लिख रहा था। उस व्यक्ति के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी सिंगल ने अनसुना कर दिया और रसीद उसके हाथ में थमा दी। पूरे शहर में सिंगल चक्रवर्ती के नाम से मशहूर था। वो ऐसा ऑफिसर था कि अगर कोई चिड़िया भी वहाँ से उड़े तो उसे चेक करता और उस पर नंबर प्लेट है या नहीं देखता। तभी एक पुराना वाटर टैंकर किरकी आवाज करते हुए सड़क के बीचों बीच रुक गया। उसके इंजन से धुआं निकल रहा था। ड्राइवर रामू नीचे उतरा और पानी का पाइप ठीक करने लगा। तभी सिंगल वहाँ पहुँच गए। ओए रामू, इस टैंकर को देखा तो ऐसे लग रहा है जैसे ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला हो। क्या इसका फिटनेस सर्टिफिकेट है क्या? ब्रेक मारे तो अगले शहर में जाकर रुकती है। टायर देखो, घिसकर पापड़ जैसे हो गए हैं। ये लो 1000 रुपए का जुर्माना। अरे साहब, वाटर टैंक है, शहर में पानी की किल्लत है, लोग प्यास से मर रहे हैं। मैं तो उनकी सेवा कर रहा हूँ ना, आप इस पर भी जुर्माना लगा रहे हो। आप तो ऐसे ही कि अगर हवा में उड़ती साइकिल की घंटी भी बजी तो उस पर भी चालान काट दे। रामू ने दुखी होकर कहा। कानून किसी का सगा नहीं होता रामू। इस खटारा टैंकर को ले जाओ और शेड में डाल दो, वरना कल मैं इसे सीज कर दूंगा। रामू गुस्से से तिल मिलाते हुए टैंकर पर चढ़ा और बोला, देखना सिंगाल साहब, अगर रामू अपनी जिद पर आ जाए तो क्या कर सकता है। मैं दिखाऊंगा, तुम्हारी चालान की किताब बहुत जल्दी पानी में भीगने वाली है। काश ये लोग मुझे शहर के 3 मशहूर चोर बबलू, जग्गू और मंगल एक साथ थे। उनके सामने बड़े गोल्ड शॉप का नक्शा फैला हुआ था। बबलू, कल होली का त्योहार है, पूरा शहर रंगों में डूबा होगा। हमें आज रात ही जौहरी ज्वेलर्स की दुकान साफ करनी होगी। सुबह होने से पहले हमें शहर की सीमा पार करनी है। जग्गू, अरे लेकिन चेक पोस्ट पर सिंगाल होगा ना, अगर उसने हमें पहचान लिया तो? इसलिए मेरे पास एक प्लान है। हम अपने शरीर और चेहरे पर सिर से पैर तक रंग लगा लेंगे। होली खेलने वाले की भीड़ भी हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। हम तीनों एक ही बाइक पर जाएंगे, किसी को शक नहीं होगा। रात में तीनों ने दुकान में सेंध मारी और सारे गहने और पैसे एक बैग में भर लिए। सुबह होते ही उन्होंने अपने पूरे शरीर पर
नीला, हरा, लाल रंग पोत लिया। उनकी आंखें कहाँ हैं यह पहचानना भी मुश्किल था। वो अपनी पुरानी बाइक पर सवार होकर निकल पड़े। पूरा शहर होली के जश्न में डूबा था। उसी माहौल के बीच में उनकी बाइक आगे बढ़ रही थी। सिंघल हाथ में चालन की मशीन लिए सड़क की ओर देख रहा था। तभी उसने 3 रंग बिरंगे आदमी ट्रिपल राइडिंग करते हुए देखे। बाइक हिचकोले खाते हुए सिंघल के पास आकर रुके। अरे हैप्पी होली साहब, साइड दीजिए, हमें बगल वाले शहर में अपने मामा के घर जाना है। सिंघल ने बाइक के चारों ओर चक्कर काटा और बोला, ओहो, बगल वाले गांव में क्या? अगर 3 लोग एक ही बाइक पर बैठेंगे तो ये गाड़ी मामा के घर नहीं सीधे ऊपर वाले के घर जाएगी। उतरो नीचे। तीनों चोरों ने एक दूसरे की ओर देखा और डर गए, लेकिन चेहरे पर लगे गहरे रंग की वजह से उनका डर सिंघल को नहीं दिखा। सबसे पहले ट्रिपल राइडिंग के 200 रुपए, लाइसेंस न होने के 500, बाइक की नंबर प्लेट पर रंग लगा है और एक भी अक्षर नहीं दिख रहा है, उसके 500, कुल मिलाकर 1200 दो। बबलू मन ही मन में हंसने लगा। उसके बैग में लाखों का सोना था और यह पुलिस 1000 रुपए के लिए उन्हें रोक रहा था। उसने सोचा कि पैसे देकर पीछा छुड़ाना बेहतर। ये लीजिए साहब, 100 रुपए ज्यादा है, रख लीजिए, हमें बहुत जरूरी काम है। सिंघल ने शक भरी नजरों से देखा। क्या 100 रुपए ज्यादा? इसका मतलब मुझे तुम रिश्वत दे रहे हो। अब इस पर और एक सेक्शन के तहत जुर्माना लगेगा। वैसे तुम लोगों का नाम क्या है? चोर अभी ही अपना फर्जी नाम बताने ही वाले थे तो दूर से रामू अपना वाटर टैंकर लेकर तेजी से आता दिखाई दिया। उसने ठीक चेकपोस्ट के पास टैंकर रोका और पाइप लेकर नीचे कूदा। अरे सिंघल, कल तुमने मेरा खटारा टैंकर का अपमान किया था ना, आज मैं तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा। तुम्हारा चालन की किताब आज पानी पिएगी। रामू ने टैंकर का वाल्व पूरी ताकत से खोल दिया और पानी की तेज धाराएं सिंघल की तरफ दी। पानी की उस बौछार से सिंघल के साथ साथ तीनों रंगीन आदमी भी पूरी तरह भीग गए। अरे ओए रामू, ये पागलपन है, मैं ड्यूटी पर हूँ, सिंघल चिल्लाया। लेकिन पानी की उस तेज दबाव ने तीनों चोरों के चेहरे का रंग धो दिया। पल भर में उनके असली चेहरे सामने आ गए। सिंघल ने अपनी आंखें पोंछी और उनकी तरफ देखा। वो हैरान हो गए। अरे ये तो बबलू है, वह जग्गू है और उसके साथ मंगल है। तुम लोगों की फोटो हमारे थाने की दीवार पर है, वांटेड लिस्ट में है। तुम लोग तो बहुत बड़े चोर हो। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीगे कपड़े और कीचड़ की वजह से फिसलकर गिर पड़े। सिंघल ने तुरंत अपनी सीटी बजाई और लाठी निकालकर उन्हें घेर लिया। जब उनका बैग चेक किया तो उसमें चमकते हुए सोने के गहने बरामद हुए। अरे रामू, रुकना मत, पानी और डालो। ये लोग रंग लगाकर मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहते थे। तुम्हारे वाटर टैंकर ने आज पूरे शहर को बचा लिया। रामू ने हैरानी से पाइप बंद किया। पुलिस आई और चोरों को वैन में बिठाकर ले गई। थाने में एक छोटा सा समारोह हुआ। एसपी साहब ने सिंघल की बहुत तारीफ की। एसपी साहब, सिंघल, इस खूंखार चोरों को पकड़ने के लिए सरकार ने तुम्हें 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, वह तुम्हें मिलता है। सिंघल ने मुस्कुराते हुए रामू को आगे बुलाया। सर, इस इनाम का आधा हिस्सा रामू को मिलना चाहिए। अगर वह पानी की बौछार न करता तो इन चोरों के चेहरे का रंग नहीं उतरता और इन्हें कभी नहीं पहचान पाता। मेरे चालन से ज्यादा ताकत तो रामू के वाटर पाइप में है सर। सब लोग जोर जोर से हंस पड़े। सिंघल ने रामू को चेक दे दिया। रामू, इन पैसों से अपने टैंकर के लिए नए टायर और एक अच्छा इंजन डलवा लेना, फिर कभी चालान मत कटवाना। रामू ने सिंघल से हाथ मिलाया और बोला, जरूर साहब, कल से मैं सारे नियमों का पालन करूंगा। लेकिन साहब एक बात बताइए, पानी छिड़कने के जुर्म में मुझ पर फिर से कोई जुर्माना तो नहीं लगाओगे ना? पूरा स्टेशन ठाकों से गूंज उठा। सिंघल और रामू अब अच्छे दोस्त बन गए। सीख, ईमानदारी से काम करने वाले के साथ हमेशा अच्छा होता है। हमारा काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो कभी न कभी समाज के काम जरूर आता है। यातायात के नियमों का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें।